Now we will do some more examples on theta notation. In previous lecture, we had studied the definition of theta notation, and we have seen there it gives the minimum and maximum running time of an algorithm. There we also had done some numerical examples, but here we will do some more examples on theta notation. So this gives the time complexity in terms of theta. तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं. गिवन अ फंक्शन gn and we want to find theta of gn. So this is set of functions such that 0 is less than equal to c1 into gn is less than equal to fn. fn फंक्शन हमारा एक और गिवन होगा और gn जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो ऑर्डर होगा. तो fn इज लेस देन इक्वल टू c2 इंटू gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0. तो हमें n की वैल्यू एक n0 से कोई बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उससे बड़ी वैल्यूज के लिए हमारा ये फंक्शन प्रेडिक्टेबल होगा. इसका बिहेवियर हम बता सकते हैं कि क्या होगा, और इसके साथ साथ हमें c1 और c2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल गिवन fn इक्वल टू 2n स्क्वायर plus 3n plus 5, and also there is given gn is equal to n square. तो इसका मतलब ये है कि हमें थीटा ऑफ n स्क्वायर बिलोंग्स टू f ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है. तो या फिर हम इसको डेफिनेशन के टर्म में लिखें कि हमें प्रूव क्या करना है. तो वी हैव टू प्रूव ये डेफिनेशन में इसकी वैल्यू हम रखते हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू c1 इंटू gn की वैल्यू हमारी n स्क्वायर है. c1 इंटू n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू c2 इंटू n स्क्वायर. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो c1 n स्क्वायर की वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी, और इस फंक्शन की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और c2 n स्क्वायर की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो हमें यहाँ से जो फाइंड आउट करना है ये प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ दो इनइक्वलिटी हैं. एक तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी को प्रूव करना है, और दूसरा ये राइट हैंड साइड की इनइक्वलिटी को यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू c2 n स्क्वायर को प्रूव करना है. इसके लिए हमें c1 फाइंड आउट करना है, c2 फाइंड आउट करना है, और n की वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके बाद इस फंक्शन का बिहेवियर, ये जो फंक्शन fn है, इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल होगा. तो ये प्रेडिक्टेबल होने का मतलब क्या है वो हम बता सकते हैं पहले से, ये अभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा. प्रेडिक्टेबल का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आए, कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा बड़ा हो सकता है लाइक दिस, बट एक n की एक वैल्यू के बाद, ये मान लिया ये fn फंक्शन है, ये f1 और f2 फंक्शन है, तो n की एक वैल्यू n0 के बाद इनका बिहेवियर हम बता सकते हैं कि f1 जो है fn से बड़ा होगा और f2 fn से छोटा होगा. तो हमें यही वाली n0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, c1 c2 और n0 की वैल्यू. ये डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि n की वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि पर्टिकुलर वैल्यू से आगे हम इस फंक्शन का बिहेवियर जो है बता सकते हैं.
तो इसके लिए हम 1 by 1 इनइक्वलिटी को कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे हमारा है C1 इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, हमें ये प्रूव करना है फर्स्ट केस में। तो इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ट्रिवियल मेथड है कि हम जो है C1 की वैल्यू को मान लें 1 by 1 और n की वैल्यू पुट करते जाएं और फिर हम चेक करें कि कौन सी C1 की वैल्यू के लिए और कौन सी n वैल्यू n की मिनिमम वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी जो है हमेशा सेटिस्फाई करेगी। तो हम फर्स्ट मेथड में ही देख लेते हैं कि जैसे C1 को मान लिया हमने 1 है, तो ये हमने n स्क्वायर C1 को 1 पुट करते हुए n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। तो n की वैल्यू जरा पुट करें, हम n बराबर 1 पुट करते हैं। n बराबर 1 के लिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3 n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3n प्लस 5। तो ये हुआ 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, दिख रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो दिस इज ट्रू। इसका मतलब C1 की 1 वैल्यू के लिए हमारी ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है। अब क्या हम ये देखेंगे कि C1 की यही वैल्यू हमें लेना है या फिर कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है। तो अब आप इसको जो है C1 की 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। अच्छा, ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है, साथ साथ अगर हम n इक्वल टू 2 के लिए भी इसको चेक करेंगे तो ये 2 के लिए भी ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ n इक्वल टू 2 पुट करके देखें अगर, तो C1 की वैल्यू 1 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 आया, 2 इंटू 3 6 आया और 5। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू आ रही है। अब जरा देखें हम C1 की और वैल्यू बढ़ा सकते हैं क्या। C1 बराबर अब 2 पुट करके देखते हैं। C1 इक्वल टू 2 पुट करेंगे अगर हम, तो C1 इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद हमें क्या प्रूव करना होगा। C1 इक्वल टू 2 के लिए 2n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम C1 की वैल्यू 2 भी लेते हैं तो भी ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे n तो पॉजिटिव है, n हमेशा ग्रेटर देन 0 है। n इज द इनपुट साइज, n हमारा इनपुट साइज है और इनपुट साइज हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू जो होंगी वो हमेशा मिनिमम 1 वैल्यू तो होगी। तो इसलिए n इज ग्रेटर देन 0 हम हमेशा कंसीडर करके चलेंगे। तो अब यहाँ अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये हमेशा ट्रू होगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए करके भी देख सकते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, ये 2 आया, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 5। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 3 5 प्लस 5 10। तो यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू आ रही है। तो अब हमें क्या देखना है कि हम C1 की 1 वैल्यू लें या C1 की 2 वैल्यू लें। आगे आप देख सकते हैं कि C1 की क्या 3 वैल्यू के लिए भी हो सकता है क्या, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे। बट हमें जो है बेस्ट जो वैल्यू है वो इनमें से सेलेक्ट करनी है। तो जरा हम C1 की यहाँ पे 3 वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। C1 इक्वल टू लेट 3, तो C1 इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं तो ये हो गया हमारा, फिर ये तो एक केस हो गया। अब C1 इक्वल टू 3 के लिए हम देखते हैं कि क्या C1 की 3 वैल्यू सुटेबल है क्या। तो C1 3 इक्वल टू लेने के लिए हमें इस इक्वेशन में C1 की जगह 3 रखना पड़ेगा। तो 3n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। अब आप इसे n इक्वल टू 1 के लिए
चेक कर सकते हैं, 2 के लिए चेक कर सकते हैं, 3 के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे n इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, ट्रू होगी। तो क्या n की आगे हर एक वैल्यू के लिए कंडीशन होल्ड करेगी, ये हमें चेक करना है। तो एक वैल्यू फॉर एग्जांपल हम रैंडमली 10 ले लेते हैं। मान लिया n इज इक्वल टू 10 ले लिया, तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 ये 300 हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 100 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 ये 200 हो गया, और 10 इंटू 3 30 हो गया, प्लस 5 हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो है 235 आएगा, और ये वाली इनइक्वालिटी जो है होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो अब हमारे पास C1 की दो वैल्यू हैं, C1 और 2। अब हमें ये डिसाइड करना है C1 की 1 वैल्यू लें या C1 की 2 वैल्यू लें। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम जब बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो फाइंड आउट करते हैं, तो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो में अगर आप देखें तो बाउंडेड बिलो में हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना चाहिए हमें। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब हुआ इन्फीमम। इसका मतलब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब इन्फीमम हुआ, इसका मतलब कि फंक्शन की वैल्यू इससे हमेशा ऊपर ही आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से हमें एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो हम C1 इक्वल टू 2 सेलेक्ट करके चलेंगे, और C1 इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू 2 में भी देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू आएगी, n इक्वल टू 3 के लिए भी ट्रू आएगी, क्योंकि ये इनइक्वलिटी से भी दिख रहा है कि 2n स्क्वायर हमेशा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 से ज्यादा होगा, क्योंकि 2n स्क्वायर में कुछ ना कुछ यहाँ ऐड हो रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू, तो 2n स्क्वायर हमेशा राइट हैंड साइड से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे C1 की वैल्यू 2 सेलेक्ट करनी है, और n जो कि n0 हम मान रहे हैं मिनिमम वैल्यू, तो ये हमारी n0 की वैल्यू 1 आ गई लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी से। तो अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि C1 की वैल्यू को फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हमने यहां पे अभी डिस्कस किया, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल या ट्रिवियल मेथड, इसमें हम C1 की वैल्यू एक एक करके पुट करते गए, और करेस्पॉन्डिंग C1 की हर एक वैल्यू के लिए n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से करके सक्सेसिव वैल्यू पुट करके हम देखते रहे कि ये क्या इनइक्वलिटी हमेशा के लिए n की हर एक वैल्यू के लिए होल्ड करेगी। यानी C1 इक्वल टू 1 के लिए n की 1 2 3 आगे सारी वैल्यूज के लिए इनइक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं। तो इससे हमने ये फाइंड किया कि C1 इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये इनइक्वलिटी हमेशा होल्ड करेगी। तो अब हम ये समझ लेते हैं अगला तरीका, यानी C1 की वैल्यू को फाइंड करने का दूसरा कौन सा तरीका है। फिर इनमें से जो आपको बेस्ट लगे फाइंड आउट करने में, वो हम एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं कि C1 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, C1 सेकेंड मेथड टू फाइंड C1। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड मेथड टू फाइंड C1, और इसके बाद n तो मिल ही जाएगा हमें। n हम देख लेंगे कि कौन सी वैल्यू के बाद से ये इनइक्वलिटी ट्रू हो रही है, तो n क्या होगा ये भी हमें पता करना है। बट C1 पहले इंपॉर्टेंट है कि C1 हम क्या रखें। तो पिछले वाले तरीके से हमें ये पता चला कि C1 की वैल्यू 2 आ रही है। तो अब हम इनइक्वलिटी को फिर से लिखते हैं, C1 n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5। ये है हमारा, तो ये इनइक्वलिटी थी। तो अब हम
दूसरे तरीके से देखते हैं कि C1 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो इनइक्वलिटी है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको इक्वलिटी माने तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा बन जाएगा, C1n² इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n प्लस 5। तो अगर ये इक्वलिटी होती तो हमें C1 निकालना होता, तो हम C1 को n² को राइट साइड में ले जाते तो हमें C1 डायरेक्टली मिल सकता था, फिर हमें n की वैल्यू पुट करनी होती। तो वही चीज हम लिखेंगे इनइक्वलिटी लेस देन इक्वल टू, बट हम इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे कि ये इक्वल टू है। तो हम C1 लेस देन इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले गए, 2n² बाई 2 प्लस 3n बाई n² प्लस 5 बाई, यहाँ n कैंसिल हो जाएगा तो 3 नहीं, ठीक है, ओके, तो 3 बाई n बचेगा, एक ही बात है, 5 बाई n²। तो हम C1 इज लेस देन इक्वल टू 2n² बाई n² इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई n प्लस 5 बाई n², यानी n² को हम राइट साइड में ले गए बस सिंपली। तो C1 की वैल्यू यहां से पता चल रही है कि अगर हम n की वैल्यू बहुत बड़ी पुट करें, यहां पे हमें क्या करना है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट एज्यूम करें इसको, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पे 3 बाई n विल टेंड्स टू 0 एंड 5 बाई n² विल आल्सो टेंड टू 0, क्योंकि n की बड़ी वैल्यू, मान लिया n की वैल्यू मैं 1000 ले लेता हूं, तो 1000 लेने पे 3 बाई n जो है 0.003 आएगा। इसी तरह से 5 बाई 10 टू द पावर 6 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बाई 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो ये काफी छोटी वैल्यू आएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहां से, इसमें थोड़ा सा हमें सोचना है बस, यहां पे ये पता चल रहा है कि 2 में कुछ ना कुछ पॉइंट की वैल्यू ऐड होगी। अगर हम n1 पुट करते हैं तो 3 ऐड होगा, 5 ऐड होगा। आप n1 पुट करके देख सकते हैं कि C1 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5। तो अगर मैं n की बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, n इक्वल टू 1000 पुट करता हूं, तो ये हमारा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.0 करके आएगा, ठीक है, 2.003000 समथिंग 5 करके ये आएगा। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू जो है C1 की 2 रख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है C1 फाइंड आउट करने का कि ये हमें इस एक्सप्रेशन में से मिनिमम जो वैल्यू आएगी, मिनिमम में भी वही आपको फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट ऑफ मिनिमम। मिनिमम तो 1 भी आ सकती है, यहां पे हम C1 की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, C1 की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इन 1 और 2 में से बड़ी वैल्यू हमारी 2 है, तो हम C1 को 2 पुट करेंगे। और आप देख सकते हैं अब C1 बराबर 2 हमें यहां से मिल गया है, तो अब आप इस C1 की जगह 2 रख के देखें जरा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई n प्लस 5 बाई n²। तो अगर मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो ये हमारा आ जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5, ये ट्रू है। n इक्वल टू 2 पुट करके भी देख लें, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 4, और ये भी हमारा ट्रू होगा, कैलकुलेट करके देख लेंगे। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो भी हमारी ये कंडीशन हमेशा ट्रू आएगी, यानी n की 1 के आगे की सारी वैल्यूज के लिए C1 इक्वल टू 2 के लिए एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू आएगा। तो इस तरह से भी हम C1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये जो हमारा n² या n³ का जो भी टर्म आएगा, n4 log n जो भी टर्म आएगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं और इसको सिंपली n की वैल्यू, लार्ज वैल्यू, n इक्वल टू लार्ज वैल्यू पुट करके देखें, उससे आपको मिनिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी।
तो हमें ये पता चला यहां से भी कि इस सेकेंड मेथड से भी ये पता चला कि C1 इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू n0 बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी ट्रू हो रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो एक्सप्रेशन हम लेके चले थे ये वाला C1 n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी कंसीडर करके C1 और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड की इनइक्वलिटी ये वाली कंसीडर करके C2 और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी ये वाला जो फंक्शन fn है, हमें इस fn फंक्शन का बिहेवियर, लिमिटिंग बिहेवियर फाइंड आउट करना है। यानी इसकी किसी भी n की वैल्यू के लिए मिनिमम क्या वैल्यू आ सकती है और मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकती है, यही थीटा नोटेशन डिनोट करता है। थीटा नोटेशन से हमें क्या पता चलता है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n व्हाट कुड बी द मिनिमम वैल्यू दैट फंक्शन कैन अटेन। सिमिलरली for any value of n and C2 what could be the maximum value of function fn that it can attain। यानी कि fn फंक्शन का हमें मिनिमम और मैक्सिमम रन टाइम निकालना है, यही थीटा नोटेशन की डेफिनीशन है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से पता कर लिया C1 और n की वैल्यू, n0 की वैल्यू। अब हमें राइट साइड की इनइक्वलिटी लेके हमें C2 और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम राइट साइड की इनइक्वलिटी यहां लिख लेते हैं। राइट साइड के लिए हमारा है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू C2 n स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव। अच्छा, एक चीज मैं और जरा यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा, हमें इस एक्सप्रेशन को, ये जो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 गिवन है, इसको हमें gn के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। हमेशा ये ध्यान रखें, इसको gn सम कांस्टेंट इनटू gn के टर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। यही हमारी यहाँ पे डेफिनेशन में है। इसी तरह से इधर राइट साइड की इनइक्वलिटी के लिए भी हमें सम कांस्टेंट वैल्यू 3, 4, 5, 6 जो भी आए और gn इंटू gn, तो gn के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम राइट साइड की इनइक्वलिटी को प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो इसको भी प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जो अभी हमने लेफ्ट साइड की इनइक्वलिटी में देखा, वही इसमें राइट साइड की इनइक्वलिटी को प्रूव करने के भी दो तरीके हैं। तो यहां भी हम पहला तरीका पहले यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रिवियल मेथड। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमें C2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी बहुत सारी हो सकती है जिससे ये वाला एक्सप्रेशन छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, कुछ भी यहां रैंडमली लिख लूं, 100 इंटू n टू द पावर 4 से ये हमेशा छोटा होगा। आप n की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। इसी तरह से मैं ये लिख सकता हूं 1000 इंटू n टू द पावर 10 से हमेशा छोटा होगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि इनमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ध्यान रहे, जैसे मैंने ये डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि ये मेरा अगर फंक्शन है fn, तो अगर हम इसका बाउंडेड एबव निकालते हैं तो बाउंडेड एबव तो हमारे बहुत सारे कर्व हो सकते हैं, बहुत सारे कर्व हो सकते हैं जो इससे बड़ी वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, इनमें से मिनिमम लेना है, इन सारे कर्व में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी इसका मतलब हुआ लीस्ट ऑफ अपर बाउंड्स, ऑल अपर बाउंड्स। तो हमें LUB फाइंड आउट करना है, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं।
या इसे हम बाउंडेड एबव भी बोलते हैं, बाउंडेड एबव। तो ये ध्यान रहे यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं यहाँ पे, जो कि जिनसे कि हमारा ये फंक्शन fn जो है, ये फंक्शन fn ये इन सभी वैल्यू से छोटा होगा, बट हमें इसकी सुटेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है C2 की। यानी सुटेबल वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया C2 को 1 मान लेते हैं, C2 बराबर 1 मान लेते हैं। तो अब C2 बराबर 1 एज्यूम करने के बाद जरा इस इनइक्वलिटी को हम लिखते हैं, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 इंटू एन स्क्वायर। ये यहां से पता चल रहा है कि ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ 2n स्क्वायर है, यहाँ 1n स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हमेशा गलत होगा। अब हम C2 बराबर 2 मान लेते हैं, इसको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यहां से समझ में आ रहा है कि 2n स्क्वायर 1n स्क्वायर से बड़ा है, तो इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो अब हम C2 बराबर 2 मान लेते हैं। C2 इक्वल टू 2 मानने पे अब हम देखते हैं क्या बनता है ये वाला एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नंबर अगर थोड़ी देर के लिए 1 मान लूं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनती है, आप देखिए C2 की वैल्यू 2 पुट करें तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर। देखिए ये इनइक्वलिटी भी हमेशा फॉल्स होगी, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 2n स्क्वायर में कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा इससे बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं मिलेगा। इसका मतलब C2 बराबर 2 भी सुटेबल वैल्यू नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, C2 इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। C2 इक्वल टू 3 पुट करते हैं अगर हम, तो ये हुआ 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए कि n की वैल्यू पुट करके देखिए कि क्या ये इनइक्वलिटी हर एक n की वैल्यू के लिए होल्ड करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि n की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं जरा। n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो ये आया हमारा 2 प्लस 3 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये फॉल्स हो गया, यानी n इक्वल टू 1 तो नहीं चलेगा। अब जरा n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखें। 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 6 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये देखिए ये भी होल्ड नहीं करेगा। n इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं जरा। n इज इक्वल टू 3 पुट करके देख लेते हैं। तो 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 9 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 27। तो देखिए क्या ये आ रहा है, 32 आया। 32 इज लेस देन इक्वल टू 27। ये भी होल्ड नहीं कर रहा। अब हम n इज इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं। यहां पे n इक्वल टू 4 पुट करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या देखते हैं ये सही है या नहीं। तो n इक्वल टू 4 के लिए 2n स्क्वायर 16 इंटू 2 32 आया, प्लस 12 आया, प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 48। तो ये देखते हैं जरा 32 34 44 49 49 इज लेस देन इक्वल टू 48। ये भी इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 5 के लिए 5 25 इंटू 2 50 हो गया, प्लस 15 हो गया, प्लस 5 हो गया। 5 3 जा 15 प्लस 5। और इधर अगर हम राइट साइड में देखें 50 ये आया 5 5 जा 25 इंटू 3 75।
तो 75 आया। तो अब देखिए ये आया हमारा 70 इज लेस देन इक्वल टू 75। यहां पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं n की वैल्यू आगे बढ़ाऊंगा 6, 7, 8 तो भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। 5 के लिए हो गया, 6 के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है स्क्वायर के बाद 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये हमेशा जो है बढ़ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि C2 की वैल्यू C2 इक्वल टू 3 और n इक्वल टू N0 इज इक्वल टू 5 के लिए राइट हैंड साइड की इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये देखा था कि ये राइट साइड की इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है, और लेफ्ट साइड के लिए हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की थी, लेफ्ट साइड में हमें पता चला था कि C1 की वैल्यू फॉर लेफ्ट साइड इनइक्वलिटी, लेफ्ट साइड इनइक्वलिटी के लिए C1 की वैल्यू 2 आई थी और n इक्वल टू N0 इज इक्वल टू 1 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लेफ्ट साइड की इनइक्वलिटी है n की 1 के आगे की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू हो रही है। राइट साइड की इनइक्वलिटी n की 5 से आगे की वैल्यूज के लिए ट्रू हो रही है। तो अब हमें क्या करना है कि ये तो 4, 3, 2 के लिए फॉल्स हो रही है। इसका मतलब यहां पे ही हम n की वैल्यू 5 मिनिमम लेके चल सकते हैं, जिससे कि ये लेफ्ट साइड की भी इनइक्वलिटी ट्रू हो जाएगी और राइट साइड की भी इनइक्वलिटी ट्रू हो जाएगी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो C1 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 3 और n बराबर N0 इज इक्वल टू 5। ये हमारी वैल्यूज मिली, जिसके लिए हमारा जो इनइक्वलिटी थी वो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2n स्क्वायर हमारी इनइक्वलिटी थी C1 इंटू GN, C1 इंटू एन स्क्वायर लिख लेते हैं। C1 इंटू एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू C2 इंटू एन स्क्वायर। C1 C2 की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो 2n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर। दिस होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n बराबर N0 ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 5। तो अगर हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं ना, तो ग्राफ में दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमारा Fn है, ये हमारा बाउंडेड एबव है, ये हमारा बाउंडेड बिलो है। तो ये मेरा Fn फंक्शन है और ये C2 यानी ये हमारा फंक्शन है 2n स्क्वायर है, और ये वाला फंक्शन है 3n स्क्वायर, और ये N0 की वैल्यू मेरी है 5। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ये हम ग्राफ इसलिए यहाँ से बनाते हैं कि इसके पहले जो है फंक्शन का नेचर कुछ भी हो सकता है। एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन से पहले हो सकता है बड़ी हो, बाद में छोटी हो जाए, लेकिन n की N0 इक्वल टू 5 के आगे की वैल्यू के लिए इनका जो नेचर है वो प्रेडिक्टेबल है। तो इस तरह से करके हम, और Fn फंक्शन आपको पता है, Fn हमने माना था जो गिवन था 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 था। तो इस ग्राफ से अब आप इजीली समझ सकते हैं कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2, हमने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये 2n स्क्वायर है और ये 3n स्क्वायर है, ये 3n स्क्वायर है, ये 2n स्क्वायर है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3n स्क्वायर से ज़्यादा नहीं जा सकती और इसकी मिनिमम वैल्यू 2n स्क्वायर से नीचे नहीं जा सकती। लेकिन देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वैसे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है हमारी,
प्रॉब्लम ये है कि n की 5 वैल्यू से छोटी वैल्यू के लिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम कोई तरीका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था कि 2n² + 3n + 5 इज लेस देन इक्वल टू C2n²। तो क्या हम C2 की कोई बड़ी वैल्यू मान सकते हैं जिससे कि ये हमारा n = 1 के लिए भी डिफाइन हो जाए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये n0 = 5 की आगे की वैल्यू के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस फंक्शन का नेचर। इसके पीछे की वैल्यूज के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमें सारी वैल्यू के लिए अगर हम प्रेडिक्ट करें तो इट विल बी मच बेटर। तो देखिए जरा, हम C2 की क्या वैल्यू और आगे बढ़ा दें तो 2n² + 3n, वैसे तो ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है, लेकिन फिर से हम इसको देखते हैं कि और क्या बेटरमेंट हो सकता है। 3n + 5 इज लेस देन इक्वल टू C2n²। जरा C2 की वैल्यू जरा 10 पुट करके देखें। C2 = 10, यानी कि ये हो गया 2n² + 3n + 5 इज लेस देन इक्वल टू 10n²। जरा n = 1 पुट करके देखें। 2 + 3 + 5, n = 1 के लिए 2 + 3 + 5 इज लेस देन इक्वल टू 10। ये पहली बार में ही ट्रू हो गया। ट्रू हुआ है या अभी एक बार देखिए, 3 to 5, यहाँ 10 आ गया, इसका मतलब 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो दिस बिकेम ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर हम C2 की वैल्यू 10 लेके चलें तो हम इस फंक्शन को n = 1 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, 2 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, 3 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम C2 की 10 से छोटी वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं? मान लिया, हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। मान लिया n = यहाँ मैंने 10 के लिए चेक किया है, नहीं, n = 1 के लिए चेक किया है। अब हम चेक करते हैं C2 = 5 के लिए चेक कर लेते हैं। C2 = 5 के लिए देख लेते हैं। ये टेस्ट करके ही देखना पड़ेगा। और अगर C2 की हमें कई सारी वैल्यूज मिल रही हैं तो हमें उनमें से मिनिमम वैल्यू लेनी है, क्योंकि ये हम अपर बाउंड निकाल रहे हैं, बाउंडेड एबव निकाल रहे हैं। तो C2 = 2n² + 3n + 5 इज लेस देन इक्वल टू 5n²। अब इसमें n = 1 पुट करें जरा। 2 + 3 + 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये फॉल्स हो रहा है। तो हमने 10 यहां से कैसे गेस किया? यहां पे गेस करना है। 10 इसलिए गेस किया क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2, 3, 5, 10 आ रही है। तो इसलिए हम अगर 10n² लेके चलें तो हम इस फंक्शन को n = 0 से भी, n = 1 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एक दूसरा सलूशन हो सकता है कि हम C1 को 2 मान लें, जो पहले आया था, और C2 = 10 मान लें, और फिर n = n0 = 1 मान लें, तो भी ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है। और इनइक्वलिटी, लेफ्ट और राइट साइड की इनइक्वलिटी दोनों ही ट्रू हो रही है। अब जैसा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड की इनइक्वलिटी में C1 फाइंड आउट करने के 2 तरीके देखे थे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा उसको कांस्टेंट जो n है उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके। तो सेकेंड मेथड से भी इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम अगर ऐसे लिखें, सेकेंड मेथड, अगर हम लिखूं C2n² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n² + 3n + 5,
तो अब मुझे C2 निकालना है, तो C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आया 2, एन स्क्वायर को राइट साइड में ले गए, प्लस 3/n प्लस 5/n स्क्वायर। अब अगर हम n को 1 पुट कर देते हैं, n को 1 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, n को 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। और अब अगर हम n को बढ़ाते जाएं, ये सेकेंड मेथड ज्यादा इजी है, अगर हम n को बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ये यहां से क्लियर है, n को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 से कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि 10 ही C2 की बेस्ट सुइटेबल वैल्यू है। तो इस तरह से करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेशन का थीटा नोटेशन या थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो थीटा आया, थीटा ऑफ n स्क्वायर आया। इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि Fn जो है, Fn मीन्स 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 इज इक्वल टू थीटा n स्क्वायर, यानी इसकी थीटा नोटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 बिलोंग्स टू थीटा n स्क्वायर। तो हम ये एग्जाम्पल बढ़िया है, और इसके अलावा हम 1-2 एग्जाम्पल और कर सकते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। बट इस एग्जाम्पल को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो इससे जो है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका क्लियर हो जाएगा।